चलिए, देख रहे हैं ना, अभी ये न्यू सीरीज हमारा क्या हो गया, पुनः शुरू हो गया। ठीक है, ग्रुप डी का फॉर्म बनाना शुरू हुआ और हमने प्लानिंग बना लिया कि उधर बीएसएससी का टारगेट तो हम लेके चल ही रहे हैं, इधर अब ग्रुप डी को भी इस बार नहीं छोड़ना है। और फिर से हम पुनः प्लान बनाए क्या कि जितने सभी साइंस के हैं वो सभी साइंस के प्रश्न को नहीं छोड़ना है। और आप एक बात सुने होंगे बहुत सारे लोगों से कि लुसेंट में क्या रखा हुआ है, लुसेंट में क्या रखा हुआ है। हम बोलते हैं जिसका लुसेंट पढ़ा हुआ है उसे नौकरी नहीं लगता, लेकिन जिसका नहीं पढ़ा हुआ है उसे एकदम नहीं लगेगा। ये बात तो ठान लो, जो पढ़ ले है कम से कम उसको तो इस बात का बिलीव भी है कि कम से कम हम फाइट जाके एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसे एकदम नहीं लगेगा। ये दिमाग में बैठा लो बात को, और यही दिमाग में बैठा लो कि जब तक तुम्हारा लुसेंट समाप्त नहीं होगा तब तक तुम एग्जाम में बैठने लायक भी नहीं हो, रिजल्ट होने की तो दूर की बात। और यही संदेह को दूर करने के लिए या आपको पूरे लुसेंट को एकदम मनोहर पोथी की तरह याद करवा देने के लिए हमने यह सीरीज शुरू किए हैं लुसेंट का स्पेशल, और वो भी टारगेट किए हैं साइंस के क्वेश्चनों से। क्योंकि ग्रुप डी बीएसएससी का तो हम सेट लेकर के चल ही रहे हैं, सेट लेके चल रहे हैं, उसका अलग से मॉडल पेपर का सेट लेके चल रहे हैं, तो इधर ग्रुप डी को क्यों छोड़े, करंट अफेयर भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो अभी इधर ग्रुप डी वाले जितने भी इंतजार में लगे हैं वो दो चीज अवश्य कीजिए, करंट अफेयर नहीं छोड़ना है और साइंस के कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ दे, आपको औकात होना चाहिए उस प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, और वही काम के लिए इधर हम लुसेंट का सीरीज शुरू किए हैं। जैसा आप देख रहे होंगे इस तरफ पेज है, हाँ एकदम लुसेंट का हूबहू पेज ही है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। लोग बोलते हैं लुसेंट याद है, अरे याद रहने से नहीं कुछ होता, प्रश्न कैसे बनेगा ये सबसे बड़ी मुद्दा हो जाती है। तो यहां हम लुसेंट का पेज रखे हुए हैं और क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे आपको याद करवाना है, ये किया जाएगा हमारे इस क्लास के द्वारा। ना कि ये बुक तो आपके पास भी है, बुक बाजार में भी है, बुक खरीदिएगा, बुक खरीदने से क्या हो गया, आप इसका क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। 3-4-5 साल से तैयारी जो कर रहे हैं उनको लुसेंट बुक उठा के दे दीजिए और बोलिए कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के हमसे पूछिए तो जरा, क्या वो प्रश्न आपसे वो पूछ पाते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और वही चीज और वही व्यक्ति भी बोलते हैं क्या कि फलाना तो लुसेंट याद है, कहाँ नौकरी हो गया। अरे लुसेंट याद है, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, लुसेंट से उसके बारे में आपकी जानकारी है नहीं, मार यहां पे खाता है रिजल्ट। और वही काम हम करवाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यह जब लुसेंट शुरू हो गए हैं तो अब ये संग्राम चलता ही रहेगा और इसका नाम पड़ेगा क्या, लुसेंट संग्राम, लुसेंट संग्राम। ठीक है, चलिए तो देखिए और विशेष चीजों के क्वेश्चन में चर्च करने के दौरान ही हम चर्च करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। ठीक है, जैसा देखिए कि फर्स्ट पेज अगर आप खोल करके देखिएगा तो उसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। जैसे देखिए पहले लुसेंट के शुरू करने से पहले, शायद आप अब बच्चे अब नहीं हैं लेकिन फिर भी हम आपको याद दिलवा दें कि यह एक विज्ञान की पाठशाला शुरू होती है और यह संग्राम एक है, यह एक संग्राम है और यही संग्राम में अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगा, माँ बाप का सपना पूरा होगा इस लुसेंट संग्राम से ही, इस लुसेंट संग्राम से ही, लुसेंट संग्राम से ही। ठीक है, लुसेंट संग्राम से ही हम सब अपने माँ बाप के सपने को क्या करेंगे, पूरा कर पाएंगे। जब तक हमें लुसेंट याद नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए इसे याद करने का चलिए प्रयास करते हैं। जैसा आप जानते हैं विज्ञान के दो भागों में हम बांट के देख सकते हैं, एक होता है भौतिकी विज्ञान, दूसरी तरफ होते हैं जैविक विज्ञान। और एक बात हम स्पष्ट आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी हमारे राइटिंग या लिखने पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि यहाँ दोनों काम सोचना और लिखना होता है, इसलिए कहीं पे कुछ जगह पे मिसफील्ड हो सकता है। ठीक है,
तो जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो जितने भी पेन तो पहले सिलेक्ट हो जाओ यार, कौन सा चलोगे, अच्छा, जितने भी निर्जीव वस्तु, जितने भी निर्जीव वस्तु का अध्ययन होगा, वह सभी भौतिक विज्ञान में होंगे। और जितने भी सजीव वस्तु का अध्ययन होगा, जितने भी सजीव वस्तु का अध्ययन होगा, वह सभी जैविक विज्ञान में होंगे। तो हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा फिजिक्स आ जाएंगे, अर्थात भौतिक आ जाएगा, और रसायन शास्त्र आ जाएंगे, भूगर्भ शास्त्र आ जाएंगे, और हमारे इसमें ब्रह्मांड के बारे में ये सभी चीज की जानकारी। जितने भी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होगा वो भौतिक विज्ञान, और जितने भी सजीव वस्तुओं का अध्ययन होगा जैसे प्राणी शास्त्र, जैसे मानव शास्त्र, या इसी में जो भी बायोलॉजी से संबंधित जितने भी चैप्टर पढ़ने होंगे वह सब जैविक विज्ञान के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यह सीरीज के माध्यम से हम सबसे पहले फिजिक्स को शुरू करते हैं। लूसेंट के उठाया गया है फिजिक्स टॉपिक्स से। ठीक है, तो आप अवश्य ही यह पेज भौतिक में चले जाना है, और जिस तरीके से हम आपको बोले वह आप पूरी तरीके से उसे क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पूरी तरीके से आप उसे क्या दीजिएगा, अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे हम सेव भी करते हुए चलते हैं और आपको अवश्य मिलेगा भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ टॉपिक की हम शुरुआत क्या करने वाले हैं, फिजिक्स। यहाँ टॉपिक्स की क्या शुरुआत करने वाले हैं, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स जो कि आप जानते हैं कि यह फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फिजिक्स शब्द फ्यूसिस शब्द से क्या किया गया है, लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक। जिसका अर्थ क्या होता है, प्राकृति, जिसका अर्थ क्या होता है, प्राकृति, जिसका अर्थ क्या होगा, प्राकृतिक। इसके क्या होंगे, अर्थ होंगे। और यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, सबसे फर्स्ट टॉपिक मात्रक है, जो लूसेंट में पढ़ने के लिए दिया गया है, जो लूसेंट में पढ़ने के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। चलिए आइए, ये हमारे पास बुक है। सबसे पहले लिखा क्या गया, भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। मतलब कहने का मतलब कि ये बेसिक चीज की जानकारी ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये हमें सिर्फ जानना है कि जो हमारे फिजिक्स में है वह उसमें किस चीजों के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो द्रव्य अर्थात मैटर के बारे में मिलेगा, और एनर्जी ऊर्जा के और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन हमें कहाँ मिलेंगे, भौतिक में मिलेंगे। और भौतिक को प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान कहते हैं। और अभी हम इस तरफ लिखे थे, आप यह पेज में देख सकते हैं, कि इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति या प्राकृतिक जगत। प्रश्न यहीं से बनना शुरू हो जाता है, सबसे पहला यहीं से, कि भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक जगत नेचुरल भी कहा जाता है, फिजिक्स को नेचुरल भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न बनना शुरू। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मात्रक। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मात्रक। तो मात्रक से पहले हम जान लेते हैं कि भौतिक राशि। मात्रक से पहले हम जानेंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जिसे मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक
राशि कहते हैं जैसे हम लंबाई को माप सकते हैं, जैसे हम द्रव्यमान को माप सकते हैं, जैसे हम लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, ताप को माप सकते हैं, हम समय को माप सकते हैं, हम समय को माप सकते हैं, हम चाल को माप सकते हैं, चाल को माप सकते हैं, हम त्वरण को माप सकते हैं, हम गति को माप सकते हैं। इन सभी चीज ये क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया, भौतिक राशि हो गए, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद यहां देखिए, तो भौतिक राशि के बाद चलते हैं क्या, भौतिक राशि के बाद क्या चलेंगे कि जिसे हम मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब देखिए मात्रक किसको कहते हैं, मात्रक किसे कहेंगे, तो मात्रक किसे कहेंगे, क्या कहेंगे जी, मात्रक। हम क्या जान रहे हैं, मात्रक किसको कहेंगे, मात्रक किसको कहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जिससे 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 भौतिक राशि, जिससे भौतिक राशि, जिससे भौतिक राशि मापा जाता है, जिससे भौतिक राशि मापा जाता है, मापा जाता है, उसे उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे जिससे जिससे भौतिक राशि मापा जाता है, मापा जाता है, उसे उसे मात्रक कहते हैं, उसे मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं लिखा गया होगा, मात्रक किसको कहते हैं, जो किसी राशि को मापने या निर्देशक मान को मात्रक कहते हैं। मतलब ये परिभाषा वही चीज दे रहा कि किसी भौतिक राशि को मापने वाले मात्रक, मतलब जिससे हम मापेंगे, निर्देशांक मान, इस पर फोकस करो, निर्देशांक मान मतलब भौतिक राशि को हम जिसके द्वारा मापेंगे वह जाके मात्रक होगा, वह जाके मात्रक होगा, वह जाके मात्रक होगा। जैसे इस पर तुम फोकस करो, जैसे इस पर तुम फोकस करो कि मात्रक में कौन कौन हो सकते हैं। जैसे हम बोले कि एक तरफ, पहले तुम कल्पना करो कि एक तरफ हम लिख देते हैं भौतिक राशि, एक तरफ हम भौतिक राशि, और इस भौतिक राशि का ये रहा मात्रक, क्योंकि हम किससे मापेंगे इस भौतिक राशि को। सबसे पहली बात, अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें प्यारे बच्चों, तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि हो गया, जबकि इसका मात्रक केजी हो गया। दूसरा अगर हम समय की बात करें तो समय एक भौतिक राशि हो गया और इसे हम सेकंड में मापेंगे, इसलिए यह इसका मात्रक हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें लंबाई की, उसी प्रकार हम बात करें लंबाई की, तो मीटर इसका मात्रक हो गया। तो यहां आप साफ शब्दों में चीजों को समझ सकते हैं कि भौतिक राशि को जिससे मापा जाता है, भौतिक राशि को जिससे मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। दिमाग में बैठ गए होंगे। तो अब आगे देखिए यहां पे क्या दिया गया है कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, यहां क्या दिया जा रहा कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रक कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको मात्रक के बारे में। चलिए यह देखिए मात्रक, हम बोलते हैं मात्रक को हम तीन भागों में बांटेंगे, मात्रक को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला मूल मात्रक, पहला मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा सहायक मात्रक, तीसरा सहायक मात्रक। जो कि यहां हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि मूल मात्रक किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे वैसा मात्रक, वैसा मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं रहता हो,
नहीं रहता हो उसे मूल मात्रक कहेंगे। उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके बाद सहायक मात्रक किसे कहेंगे? जो मूल मात्रक की सहायता करता है। लेकिन ये डिफिनेशन हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप तो बोलिएगा कि फिर बताइए तो महत्वपूर्ण क्या है? आप तो बोल रहे हैं एग्जाम्पल महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए नहीं है, तो फिर क्या है जो महत्वपूर्ण है वो हमें बताइए। हम बोलेंगे बहुत अच्छा, अवश्य आपको बताते हैं। यहाँ तक तो पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया। इसमें 2 प्रकार के ही दिए, हम सहायक मात्रक को ऐड करके आगे लेके चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए हम उसके नीचे क्या बोले? यहाँ मूल मात्रक की संख्या दिया गया है। गौर कीजिएगा, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या आप पहले इसको समझिए। आप पहले सिर्फ इस एसआई मात्रक पद्धति को समझिए। देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए बाबू, हम बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रणालियां होती थी। विभिन्न प्रकार की पहले क्या होती थी? प्रणालियां। विभिन्न प्रकार की प्रणालियां होती थी जो कि सबसे पहला प्रणाली बना था फूट पाउंड सेकेंड से। कैसे लिखाएगा? समय सेकेंड, फूट पाउंड सेकेंड। ठीक है, प्रणाली। दूसरा बना सेंटीमीटर। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। तीसरा बना किलोग्राम नहीं, किलोग्राम तो इधर होंगे ना, इधर क्या बनेंगे जिसको मीटर में मापेंगे? तो MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। और चौथा प्रणाली बना अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। देखिए, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं समझ लेंगे आपका। देखिए, FKS, इसको FKS प्रणाली बोलते हैं, इसको CGS प्रणाली बोलते हैं, इसको MKS प्रणाली बोलते हैं, और इसी को SI इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली बोला जाता है। जो कि FKS प्रणाली में लंबाई को फुट में मापा गया और द्रव्यमान को पाउंड में मापा गया और समय को सेकंड में मापा गया। ठीक है, उसी प्रकार सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली जो CGS बना, उसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा गया। उसी प्रकार MKS प्रणाली बना तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा गया। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आई, क्योंकि यह प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली थी। यह प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। यह प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली थी, अर्थात ये ब्रिटेन में मापा जाता था FKS, और ये सभी प्रणाली
फ्रांसीसी, ये सभी प्रणाली फ्रांसीसी प्रणाली थी, फ्रांसीसी प्रणाली थी, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली प्रोफेसर गियोर्गी के द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर गियोर्गी के द्वारा दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी में बताइए कि कोई अगर व्यक्ति लंबाई को फुट में माप दे, कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में, तो ये तो गड़बड़ वाली बात ना हो जाता जी। विश्व में सभी जगह का अलग अलग माप हो जाता, अलग अलग क्या हो जाता, माप हो जाता। इन सभी चीजों से बचने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई कि जो कि विश्व का व्यापार संभव हो सके। इसलिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई कि ताकि विश्व में व्यापार, जैसे हम किसी को द्रव्यमान में तौल के देंगे केजी में, और वो पता चला कि हमको ग्राम में तौल के देगा, तो यूनिट अलग हो जाने की वजह से व्यापार अच्छे से संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये प्रणाली बनाई गई और इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली के माध्यम से ही माप तौल और जितने भी चीज होते हैं वो आज संभव है। यार यहाँ पे अब आते हैं आपके लुसेंट के पेज में, तो यहां देखिए क्या दिया गया है कि SI पद्धति में मूल मात्रक, मतलब कि जो हम भौतिक राशि, समझिएगा, जो हम भौतिक राशि की माप जो कर रहे थे वह किस माध्यम के द्वारा, तो मात्रक के द्वारा। और इस मात्रक के तीन टाइप्स में यहां था मूल मात्रक, यहां था व्युत्पन्न मात्रक, और यहां था सहायक मात्रक। तो यह जो मूल मात्रक है वह मूल भौतिक राशि की माप करेगा, माप करेगा, जो कि मूल भौतिक राशि है कितने, मूल भौतिक राशि कितने हैं, तो मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। इसलिए मूल मात्रक की संख्या भी कितनी हो गई, मूल मात्रक की संख्या भी कितना हो गया, तो 7 हो गया। मूल मात्रक की संख्या भी कितना हो गया, 7 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम हम 0 लेवल से आपको हीरो तक बनाने की पावर रखते हैं, इसलिए हम ये शुरू किए हैं संग्राम। लुसेंट संग्राम को शुरू करने का हमारा मतलब यही है कि सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि इस पे विचार करो। पढ़ने के लिए बुक आपके पास है, और यहां आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ मिनटों से हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक्स पे सिर्फ विचार ही कर रहे हैं। अगर इस तरीके से पूरे लुसेंट को अगर कवर कर लिए तो फिर जो व्यक्ति बोलता है कि लुसेंट तो उसको याद है, उसको नौकरी नहीं हुआ, तो वो सिर्फ पढ़ा है। जबकि ये जितने चीजें अभी हम पढ़ेंगे मात्र 2 मिनट से भी कम का समय है, लेकिन सोचिए कि कितने लंबे समयों से हम इस चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि हम आगे बढ़े तो अब देखेंगे कि हमने लास्ट इसका रिजल्ट क्या देखा कि मूल मात्रक की संख्या कितनी थी, 7 थी। मूल मात्रक की संख्या 7 थी। हमें यह 7 मूल मात्रक याद होना चाहिए, हमें यह 7 मूल मात्रक क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे कि तो पहले 7 मूल भौतिक राशि को पहले याद करो, तो ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। हम बहुत सारे बच्चे को क्या देखते हैं कि पहले उसे मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है जो नहीं याद है, तो मात्रक तो दूर की बात है, जब आपको पहले एक छोटी सी चीज नहीं याद है तो आप मात्रक कैसे याद कर सकते हो, संभव ही नहीं है। इसलिए पहले आप इसे याद कीजिए, जैसे देखिए पहले 3 को याद कर लीजिए। लुसेंट में आपको ये दिया गया है, ये हम भौतिक राशि लिख रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। पहले 3 को याद कीजिए।
हम 3 लिखें, भौतिक राशि कितने लिखे? 3। जैसे कोई लंबाई मापना है, या किसी का द्रव्यमान मापना है, या समय कितना हुआ है जो मापना है। ठीक है, तो पहले 3 चीज ही याद तुम करो, लंबाई, समय, द्रव्यमान। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। क्योंकि मापना है ना, ये किसी पे निर्भर करने वाला नहीं है, ये खुद के ऊपर निर्भर रहेगा। और सोच लो, पूरी विश्व में मात्र 7 गो ही ऐसे मात्रक हैं जो सिर्फ अपने आप पर निर्भर है। बाकी सब है जो किसी ना किसी दूसरे पर निर्भर है। मापने, तौलने, जोखने, परखने, आप जो कुछ भी कहिए, वह सब है जो न किसी पे निर्भर है। मात्र यही 7 निर्भर नहीं है, उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय। 3 हो गया। आगे चलते हैं। ताप, 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 विद्युत धारा, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और कौन हो गए? ज्योति, ज्योति, तीव्रता, ज्योति, तीव्रता। और पदार्थ, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। ये 3 हमें याद है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, जैसा कि हम अभी आपको याद करवाएं। ठीक है, फिर ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता। ताप, टेम्परेचर मापिएगा ना, टेम्परेचर तो मापिएगा। विद्युत धारा, करंट जो आ रहा है उसको तो मापिएगा। तो ताप, विद्युत धारा, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण कितने हो गए? टोटल 7 हो गए। नीचे 4 हम कौन कौन याद करवाएं? ताप याद करवाएं, विद्युत धारा याद करवाएं, ज्योति तीव्रता याद करवाएं और पदार्थ का परिमाण याद करवाएं। इस प्रकार अपने आंख को बंद करो और 7 भौतिक राशि को पहले बोलने का तुम प्रयास करो कि 7 भौतिक राशि है कौन कौन। तो हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। अब ये जब 7 भौतिक राशि आपको याद हो गया, तो इस 7 भौतिक राशि को मापने के लिए 7 गो मूल मात्रक बनेंगे। अब मूल मात्रक को देखिए एकदम आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे लंबाई को किस में आप मापिएगा सर? तो बोलिएगा मीटर में मापेंगे। फिर द्रव्यमान को किस में मापिएगा? तो किलोग्राम में मापेंगे। अगर भौतिक राशि याद है तो समय, समय को किस में आप मापिएगा? तो हम बोलेंगे सेकंड में। ताप को किस में आप मापिएगा? केल्विन में मापेंगे। और विद्युत धारा को किस में मापिएगा? हम बोलेंगे एम्पियर में मापा जाएगा। ज्योति तीव्रता को किस में मापा जाएगा? कैंडेला में मापा जाएगा। और पदार्थ के परिमाण को किस में मापा जाएगा? तो आप बोलिएगा मोल में मापा जाएगा। तो अब इसे पहले फिर से हमें याद करना है, जैसा कि हम आपको अभी क्या याद करवाएं? 7 भौतिक राशि कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो 7 भौतिक राशि के मात्रक क्या हो जाएंगे? जैसे कोई लंबाई को अगर मापना है तो मीटर में, द्रव्यमान को मापना है, तौलना है तो केजी में, समय की माप करना है तो सेकंड में, टेम्परेचर ताप मापना है तो केल्विन में, विद्युत धारा की माप करना है एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, पदार्थ का परिमाण मोल में माप करेंगे। किस में माप करेंगे? मोल में हम इसकी क्या करेंगे? माप करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां देखो मात्र छोटा सा चीज इस पेज में और बच गया। क्या आप संकेत नहीं याद रख सकते हो कि मीटर का संकेत क्या होता है? क्योंकि जब हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे तो हमें शायद संकेत पता होना चाहिए, तभी चीजों को और आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लंबाई की माप मीटर में किए तो मीटर का संकेत क्या होगा? तो आप बोलिएगा एम होगा। उसी प्रकार जब द्रव्यमान की माप हम किलोग्राम में करेंगे तो उसका संकेत क्या होगा? केजी होगा। उसी प्रकार समय का जो माप हम सेकंड में करेंगे इसका संकेत क्या होगा? SEC होगा। उसी प्रकार ताप का जो हम केल्विन में मापेंगे तो इसका संकेत क्या होगा?
K होगा, विद्युत धारा का एम्पियर में मापेंगे तो इसका संकेत A होगा, ज्योति तीव्रता कैंडेला अर्थात इसका संकेत CD होगा, और पदार्थ का मोल तो MOL। इस तरीके से हम इसकी माप करेंगे। और आपका लूसेंट में भी वही चीज दिया है कि मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, समय को मापते हैं सेकंड में, ताप को मापते हैं केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल में। उसी प्रकार मीटर का संकेत M होता है, किलोग्राम का संकेत kg होता है, समय का संकेत S होता है, और केल्विन का K, एम्पियर का A, और कैंडेला का CD होता है, और मोल का MOL होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? इस पेज में कोई दिक्कत? हमें तो नहीं लगता कि कोई परेशानी होना चाहिए। और खास करके हम इतने स्लो मोशन में जो चल रहे हैं, अवश्य ही आपसे उम्मीद रखना चाहिए कि इसके बाद आप मत बोलिएगा कि फलाना लूसेंट पढ़ ले है और याद है और नौकरी नहीं हुआ। तुम भी लूसेंट पढ़ो, तुम भी याद करो, और तुम इसके क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुमसे, यह जानकारी तुम एक्स्ट्रा उससे रखो। उसके बाद सिलेक्शन तो पक्का तय है, सिलेक्शन तो पक्का तय है। ठीक है, चलिए, तो ये भी पॉइंट्स हमें क्या हुआ, याद हुआ, ये भी पॉइंट्स हमें याद हुआ। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। आगे क्या दिया गया है यह देखिए आगे क्या दिया गया है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि मात्रक 3 प्रकार के थे। एक मूल मात्रक, तो उससे 7 निकल गया। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, जो अभी नहीं बता रहा ये, और सहायक मात्रक को जिसको संपूरक मात्रक के रूप में यहां लिया है। तो दो होते हैं अर्थात सहायक मात्रक कितने का प्रयोग किया है? सहायक मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता करता है, जो किसको? मूल मात्रक की सहायता करता है, मूल मात्रक की सहायता करता है, उसी को सहायक मात्रक कहते हैं। और इसमें होता कितना है? एक हो गया समतल कोण, और दूसरा हो गया घन कोण या ठोस कोण भी बोलते हैं। समतल कोण रेडियन में, और घन कोण अस्टेरेडियन। तो घन कोण अस्टेरेडियन, समतल कोण रेडियन, घन कोण अस्टेरेडियन में माप करते हैं। साथ ही तो ये पढ़ लिए, समतल कोण रेडियन, घन कोण अस्टेरेडियन, RAD और SR से अस्टेरेडियन बनेगा, यहां देखिए फिर क्या दिया है? SI के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और उसके संकेत। मतलब देखिए, जब इंटरनेशनल सिस्टम में यह मान बना तो 7 बना, उससे पहले कुछ और भी मान था जिसको बाहर कर दिया गया है। तो उसी में ताप को पहले डिग्री सेल्सियस में मापा जाता था, लेकिन ताप का तो केल्विन में हम सब प्रयोग करना शुरू कर दिए। इसीलिए यह इसके कुछ पुराने मात्रक और नए मात्रक, इसे डिग्री सेंटीग्रेड से, अर्थात ताप का पहले जो माप होता था वह डिग्री सेंटीग्रेड में होता था, लेकिन अब इसका नया मान जो है वह डिग्री सेल्सियस में हम मापते हैं। ताप को हम किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। देखो, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा और आपका दिमाग क्या हो जाएगा? कंफ्यूज आप हो जाइएगा। इसलिए यहीं पे हम आपको कंफ्यूज करने के लिए ही यह बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ताप को पहले किस चीज में मापा जाता था? तो डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता था, लेकिन ताप का आज नया मात्रक डिग्री सेल्सियस निकला। ताप का नया मात्रक डिग्री सेल्सियस निकला। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा,
आवृत्ति को आइए, आवृत्ति को हम पहले मापते थे कंपन प्रति सेकंड, जिसको हम सीपीएस कहते हैं, लेकिन आज आवृत्ति की माप हर्ट्ज में करते हैं। ठीक है, क्यों क्यों ये चीज हम आपको क्यों बोल रहे हैं, जैसे आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट सबको याद है, ताप का ऐसा मात्रक डिग्री सेल्सियस सबको याद है। भाई आप क्या जानते हो जिसे आप एग्जाम को निकालना चाहते हैं? कुछ तो एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए ना। तो एक्स्ट्रा जानकारी यही है कि डिग्री सेल्सियस से पहले टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता था, और आवृत्ति को जो आज हर्टेज में हम सब मापते हैं, तो हर्टेज से पहले उसे कंपन प्रति सेकंड में मापा जाता था। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता को जो कैंडेला शक्ति में मापा जाता था, लेकिन आज इसे हम कैंडेला में मापते हैं। आज इसे हम कैंडेला अर्थात सीडी में मापते हैं। तो पहले कैंडेला शक्ति। आप अगर किसी से ये सवाल अगर पूछिएगा, अवश्य हम कहते हैं कि अगर ये पुराना मात्रक आप किसी से पूछिएगा क्या लग रहा, लूसेंट याद है सर, बहुत याद है, पूछ के देखिएगा, तो डायरेक्ट आवृत्ति के हर्टेज। अरे हर्टेज नहीं भाई, पुरानका हमको मान तुम बताओ ना कि क्या होता है, तो कंपन प्रति सेकंड होता है। ये बात तो गौर करने के बाद पता चला। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता बोलिएगा तो फटाक से बोल देगा कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अरे कैंडेला से पहले क्या था, तो कैंडेला शक्ति था। अब शक्ति तो बोलेगा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, शक्ति तो कभी हो नहीं सकते, पावर का ऐसा है मात्रक। ठीक है, एक साथ तो जोड़ के कभी बोलेगा नहीं, तो कंफ्यूज यहां होता है लोग, कंफ्यूज यहां होते हैं लोग। चलिए ये भी हम आपको याद करवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर टॉपिक्स बाय टॉपिक्स भी हम चले तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी एग्जाम से बहुत पहले हमारा सब कुछ निपट जाएगा। यहां देखिए, यहां हमारे लूसेंट में क्या दिया गया, समतलीय कोण किसको कहते हैं, तो लिखा क्या गया, समतलीय कोण डी थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds एवं इसकी त्रिज्या r के अनुपात होता है। अर्थात देखो कैसे, इसको फिगर के माध्यम से समझो कि यहां देखिए, यहां पे एक लकीर खींचा गया और वृत्त का ये वो चाप लिया गया, ई वृत्त का एगो क्या लिया गया, चाप लिया गया, जिसमें ई वृत्त की त्रिज्या हो गई, ई वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये इसका चाप हो गया। इस चाप को ds से सूचित करता है, और यहीं पर बनेगा कौन सा, समतलीय कोण बनेंगे, और इस समतलीय कोण को डी थीटा से सूचित किया जाएगा, तो डी थीटा का मान क्या होगा, ये जो चाप की लंबाई होगी अर्थात ds और बटा इसकी त्रिज्या, इसी को बोला जाता है कौन सा कोण, समतलीय कोण। इसी को बोला जाता है कौन सा कोण, समतलीय कोण। एकदम आसान तरीके से समझो, कोई बड़ी चीज नहीं है, समतलीय कोण कुछ नहीं। अरे एक वृत्ताकार आप चाप लीजिएगा ना जी, ये वृत्ताकार चाप लिए ना, तो ये वृत्ताकार ये चाप अब बटा उसकी त्रिज्या के अनुपात को समतलीय कोण कहते हैं, एकदम आसान भाषा में। यहां तक कंप्लीट हो गया, वही चीज लिखा है, और इसको हम सब समतलीय कोण को किस में मापते हैं, रेडियन, समतलीय कोण को रेडियन में मापते हैं, कंप्लीट। आगे चलिए, उसके बाद ठोस कोण जो अस्टेरेडियन देता है, ठोस कोण जो क्या देता है, अस्टेरेडियन देता है, ये रहा ठोस कोण। ठीक है, तो ठोस कोण जैसे देखिए कैसे मापा जा रहा, ठोस कोण को डी ओम से लिखा जाता है। ठीक है, जो कि चित्रानुसार शीर्ष ओ के केंद्र की भांति प्रयुक्त करके निर्मित गोलीय एवं पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र डीए तथा त्रिज्या r के वर्ग का अनुपात होता है। अब एक बात बताओ, इसको फिगर के माध्यम से समझो। जैसे कि अभी हम ऊपर में इस तरीके से एक क्या लिए थे, चाप लिए थे, जो कि ये भाग हल्का सा इसमें भीतर रख के ये इसकी त्रिज्या ली गई है, और इसको इस तरीके से यहां पे ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो यहां का जो ये वाला कोण है वही को
ठोस कोण डेल ओम से इसको क्या किया जा रहा, सूचित किया जा रहा। और इसकी ये पूरी चाप, ये इसकी पूरी चाप को डीए लिया गया है, इस पूरी चाप को डीए लिया गया और इसकी त्रिज्या को आर लिया गया है। तो ये वाला जो भाग बनेगा, जैसे नहीं समझ रहे, ठोस कोण, ठोस नहीं उठपुटांग नियन नहीं रहता है, तो समझो ना कि यहां पर ये जो हम रेड पेन जहां चला रहे हैं उसको समझो, ये कोई पुरानी वस्तुएं इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसके लिए हम क्या किए, एक चाप ले लिए जो कि ये चाप डीए हो गया, ये चाप डीए हो गया, इसकी त्रिज्या आर हो गई, इसकी त्रिज्या आर हो गई। अब यहां पे ठोस कोण का मान हमें लिखना हो, अर्थात डी ओम का मान लिखना हो तो हम डीए लिखेंगे और एक आर एन और एक आर एन वाला आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, यही ना जी कि चाप डीएस बटा आर लिखा और ये चाप डीए बटा आर स्क्वायर लिख रहा, तो ये हो गया समतलीय कोण जिसका रेडियन, और ये हो गया ठोस कोण जिसका क्या हो गया, अस्टे अस्टे रेडियन, अस्टे रेडियन हो गया, अस्टे रेडियन हो गया। तो ये हम ठोस कोण को समझ लिए, ये हम कौन से कोण, ठोस कोण को भी यहां समझ लिए। कंप्लीट है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, एक बात बताओ, हम बोले थे ना, हम बोले थे या नहीं बोले थे कि मात्रक तीन प्रकार, मात्रक तीन प्रकार, एक मूल, दूसरा व्युत्पन्न, तीसरा सहायक, सहायक में रेडियन अस्टेरेडियन पढ़ लिए। अब इसमें इसको आओ और यहां देखो इस पेज पे क्या लिखा गया है, इस पेज पे क्या लिखा गया है, व्युत्पन्न मात्रक, क्या लिखा गया है, व्युत्पन्न मात्रक। बताओ व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, बताओ व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा। तो यहां देखिए वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। बहुत अच्छी बात। आओ हम तुमको मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त करते हैं। जैसे चाल लेते हैं, जैसे यहां समझो चाल का मात्रक, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल का मात्रक दूरी बटा समय, यानी कि चाल का जो हमें मात्रक ज्ञात करना होगा, चाल का मात्रक जो हमें ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए हमें दूरी की मात्रक चाहिए, और नीचे समय है तो नीचे हमें समय की मात्रक चाहिए हमें। अब बताओ दूरी का मात्रक लंबाई होता है तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, और जबकि समय की मात्रक सेकंड होता है, अर्थात चाल का जो एसआई मात्रक निकलेगा वह मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, हाँ या ना। तो ये देखो कि जो चाल का मात्रक है वह दूरी के मात्रक पर निर्भर है और समय के मात्रक पर भी निर्भर है, दूरी के मात्रक पर भी है और समय के मात्रक पर भी है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलिए, आगे क्या दिया गया है, खगोलीय दूरी। तो आइए यहां देखिए खगोलीय दूरी क्या है। तो जैसे खगोलीय दूरी में देखो यहां क्या दिया गया, प्रकाश वर्ष। जैसे इसका एक डिफिनेशन होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाशीय दूरी कहते हैं। मतलब प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है उसी को प्रकाशीय दूरी कहते हैं। यहां देखते हैं डिफिनेशन क्या लिखा होगा, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाशीय वर्ष कहते हैं। बहुत अच्छा। और खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। देखो होता क्या, खगोलीय दूरी किसको बोलते हैं, खगोलीय दूरी समझो, ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी। अब इन दोनों के बीच की अगर हमें दूरी को ज्ञात करना है तो इन दोनों के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी से हम क्या करेंगे, खगोलीय दूरी से हम ज्ञात करते हैं। कहने का तात्पर्य कि दो पिंडों के बीच की दूरी, दो पिंडों के
बीच की दूरी को अगर हमें ज्ञात करना है, बीच की दूरी को ज्ञात करना है तो उसे हम खगोलीय दूरी के नाम से जानेंगे और उसे प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट और वीवीआई पॉइंट्स, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। प्रश्न देखो, ये 3 तरीके से पूछ सकता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर में रहेगा, तो इसी प्रश्न को 9.46 गुना 10 पर पावर 18 सेंटीमीटर भी दे सकता है एग्जामों में, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर भी दे सकता है। ये तीनों रूप में आपसे पूछा जा सकता है एग्जामों में, इसलिए आप इसे भी आप क्या रखो, ध्यान रखो, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा, अन्यथा उम्मीद मत रखिएगा। इतनी सारी चीजों की आपको जानकारी कंठस्थ चाहिए, तब जाके आपका भी रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां क्या दिया, खगोलीय इकाई, तो वही चीज हो गया, वही चीज जो हम अभी पीछे बताएं कि दो पिंडों पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। और खगोलीय मात्रक 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर या 1.5 गुना 10 पर पावर 11 मीटर होता है। चलो इसे भी ध्यान रख लो, इसे भी खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर या 1.5 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। ये ध्यान रख लो, ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वाले ये तो सब ध्यान रखते हैं, वो तो सब ध्यान रखते हैं, इसे भी तुम ध्यान रख लो। ठीक है, इसे भी खगोलीय मात्रक, उधर क्या था, एक प्रकाश वर्ष कितना था, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। अब सोचो, अगर एक प्रकाश वर्ष पूछे तब 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। अगर खगोलीय मात्रक हमसे पूछ दे 1.5 गुना 10 पे पावर 11 मीटर। अब देखिए, अगर हमसे एक पारसेक बराबर पूछ दे तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष, इतना प्रकाश वर्ष होता है। या अगर इसी को अलग रूप में भी दे सकता है, 3 गुना 08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। ये कुछ नहीं किया गया है, इस प्रकाश वर्ष में सिर्फ 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर से इसको गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो हम याद इसे रख सकते हैं, इसे इस तरीके से, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, इसे हम दिमाग में बैठा सकते हैं। साथ में यहीं पे देख लो बल का सीजीएस मात्रक दिया हुआ है, डाइन होता है, जबकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो बल का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक भी हम आपको समझाएं कि एसआई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन इसे छोटा रूप में मापने के लिए सीजीएस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली। मतलब सबसे छोटा यूनिट में बल को हम किस रूप में माप सकते हैं, तो 1 न्यूटन। और इसे हम एक चीज और ध्यान रखते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है, 10 पर पावर 5 डाइन होता है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। प्रश्न पूछेगा बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 पर पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कार्य के बारे में पूछ दे, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है।
और 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, यही लिखा है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है, और 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होते हैं। तो ये सभी मात्रक ही है ना, ये सभी मात्रक ही है ना, मापा जा रहा है या नहीं, बल को मापा जा रहा है ना न्यूटन में, सीजीएस मात्रक डाइन, कार्य को जूल में, सीजीएस मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। चलिए आगे चलते हैं और यहां लास्ट इसका है। क्यों? क्योंकि बीमा हम अगले क्लास में लेंगे और पूरी अच्छे तरीके से बीमा को हम समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी इसको पहले हमें याद कर लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न छपता है, हर हालत में प्रश्न छपता है। देखो हुआ क्या कि जब छोटे छोटे चीजों की मापने की बारी आई तो हमारे पास तो बहुत सारी सुविधाएं थी, और उस मान को याद करने, अब 2, 5, 10, 20, 50, 100, 100, 200, 1000, 2000 तक तो काफी आसान से हम याद कर सकते थे, लेकिन जैसे ही बहुत बड़े बड़े मान याद करने की बारी आई तो वहां पे तकलीफें बढ़ता चला गया, और उस बड़े बड़े माप के लिए हम 10 पर पावर घात का प्रयोग किए। ठीक है, 10 पर पावर घात का प्रयोग किए। क्या किए? 10 के घात का प्रयोग किए, 10 के घात का प्रयोग किए, जैसा यहां लिखा गया है, कि 10 के विभिन्न घात। क्या करा? भौतिक में बहुत छोटे और बहुत बड़ी राशि को मान को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घात विशेष नाम और संकेताक्षर में नीचे दिए गए हैं। सुनो, इसको कैसे याद करेंगे? नहीं तो अक्सर बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं, यहां 2 तरीके का मान है, एक बड़ा और दूसर का छोटा, तो पहले हम बड़े मान को याद करते हैं, सुनो घात कैसे होता है। जैसे 10 पर पावर अगर 1 है तो इसको कुछ बोलेंगे, अगर 10 पर पावर 2 है तो इसको कुछ बोलेंगे, 10 पर पावर 3 है इसको कुछ बोलेंगे। पहले लोग के तो ये माने नहीं याद रहता है जी, बोलेंगे क्या, वो तो दिल्ली दूर की बात है। हम पहले आपको यही चीज याद करवाएंगे कि 10 पर पावर पॉजिटिव में जाएंगे तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। याद हो गया इतना? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। 3 के बाद 3 का पहाड़ा पढ़ते चल जाओ, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 छके 18, और उसके बाद इधर 2 और जोड़ा गया है जिसको हम 10 पर पावर 21 और 10 पर पावर 24 बोलते हैं, क्योंकि पहले इतना ही याद करने का होता था, लेकिन जब लूसेंट आप नया लूसेंट खोलिएगा तो 21 और 24 भी आ गया है। तब 3 सते 21, 3 8 24 दिमाग में घुस रहा, मतलब 1 2 3 लिख के 3 का पढ़ दो। कितना आसान है या नहीं है? अब यह माने कोई पूछ देगा 3 पर पावर 4 कितना होता? अरे होता है ये नहीं है, अब पूरे दिमाग के धजिया उड़ेले हैं सोचे। 3 पर पावर 5 को क्या बोलते हैं? 7 को कौची बोलते हैं? 10 को कौची बोलते हैं? 11। अरे होगा तब ना बोलेंगे। तो 1 2 3, उसके बाद 3 का पढ़ दो 24 तक। ये तो बातें हो गई। निगेटिव में भी ऐसे ही करेंगे, निगेटिव वाले में भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहां उसको भी लिखते हैं, ठीक है। 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पे पावर -3। यहां से 3 का पढ़ते चले जाओ। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21 और 3 8 24। इसमें भी सबका नाम अलग अलग है। और अभी एक बार आंख बंद करके अपने दिमाग को रिफ्रेश कीजिए कि इतना सारा मान हमें, इतना सारे का नाम हमें याद रखना, ठीक है। चुटकी का खेला है। आइए और हम प्रयास करते हैं शुरू से। जैसे इसको देखो, डेका, इसको डेका,
हेक्टो, डेका हेक्टो किलो, जितना हम याद करवाएंगे उतना ही लिखेंगे। डेका हेक्टो किलो, आंख बंद करके प्लस वाला में चल रहे हैं, ठीक है। डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टो किलो। अब हेक्टा हेक्टो में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब गलत एक नहीं बोल रहे हैं उससे क्या मतलब है। अरे ऑप्शन में आएगा ना, दिमाग लगा लेंगे। डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। इसको एक साथ तीन को याद कीजिए। डेका हेक्टो किलो, डेका डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। उसके बाद मैगी के खाते हैं, 6 रुपया में देता है कि नहीं। मेगा, मेगा के खाते हैं। जिग्गा, मेगा, 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 इसमें देखिए गिग्गा, गिग्गा या जिग्गा लीजिए, गिग्गा या जिग्गा, मेगा, जिग्गा, बिग्गा, जेगा। अरे क्या बोल रहे हैं भाई। डेका हेक्टो किलो याद है। डेका में 10 पर पावर 1, हेक्टो में 10 पर पावर 2, किलो में 10 पर पावर 3। मैगी खाते हैं मेगा में 10 पर पावर 6, ठीक है, या उसी को गीगा बोलेंगे। तो मेगा, उसके बाद जिग्गा में 9, जिग्गा में 9, उसके बाद टेरा, 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 मेगा जिग्गा टेरा, मेगा जिग्गा टेरा, मेगा जिग्गा टेरा। मैगी खाए 6 रुपया में, जिग्गा 9, टेरा तो 13 नहीं 12, टेरा टेरा टेरा। ऐसे नहीं लग रहा 13 आएगा ना, टेरा में 10 पर पावर 12, टेरा में 10 पर पावर 12। तो कौन कौन हो गया, कौन कौन हो गया। सबसे पहले डेक्का हेक्टो किलो, डेक्का हेक्टो किलो, डेक्का हेक्टो किलो। मेगा जिग्गा टेरा, मिग्गा जिग्गा टेरा, डेका हेक्टा किलो, मेगा जिग्गा टेरा, डेका हेक्टा किलो, मिग्गा जिग्गा टेरा, डेका हेक्टा किलो, मिग्गा जिग्गा टेरा। 10 पर पावर 12 तक चले, 12 तक चले। चलिए आगे चलते हैं। 15 को पिट्टा, 15 को पेटा, 15 को पेटा, पेटा एक्जा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा, पीटा एक्सा। और उसके बाद जेटा, जेटा योटा, जेटा योटा। यहां से देखो, पीट दो किसी को, 15 झापड़ से कम नहीं मारेंगे, याद नहीं होगा। पेटा, पीट के बाहर कर दो, एक्सा, झोटी पकड़ के, जेटा ओटा, जो भी हो जाए, जेटा ओटा होगा, देखा जाएगा। पहले हम क्या बोले, 15 लपड़ उसको पीट दो, तब पेटा बाहर कर दो, एक्सा, उसके बाद झोटी पकड़ दो, जेटा, उसके बाद फिर से उसको जेटा ओटा, जेटा ओटा, मतलब झोटी जा जेटा योटा, जेटा योटा, जेटा योटा। कहा 15 से पीट दो, पेटा, 15 में पेटा एक्जा, एक्जा, जेटा योटा, जेटा योटा। 15 में पीट दो, पेटा, उसके बाद बाहर कर दो, इक्सा, उसके बाद झोटी पकड़ लो, जेटा येटा, जेटा येटा। नीचे से चलो, डेका, सही है। 10 पर पावर 1 को डेका बोलते हैं, 10 पर पावर 2 को हेक्टा, 10 पर पावर 3 को किलो, 10 पर पावर 6 को मेगा, 10 पर पावर 9 को जिगा, 10 पर पावर 12 को टेरा, 10 पर पावर 15 को पीटा, 10 पर पावर 18 को एक्सा, 10 पर पावर 21 को उसको क्या बोले जेटा, और 10 पर पावर 24 को जेटा के बाद एटा, जेटा के बाद एटा, जेटा के बाद एटा या ओटा, ओटा। देखो ओट लगाना है कब में, 24 में, ठीक है ना। तो ओट लगा दिए, क्योंकि लास्ट में पहुंच के ओट लगा, और गाड़ी उड़ी ढूले ना, इसके लिए योट ओट नहीं लगाते हैं। तो योटा, तो 24 में योटा, 24 में, और उसके पहले जेटा, ओटा से पहले जेटा। पेटा में था पीट देना है 15 में, टेरा में 12, मैगी देता है 6 रुपया में, मेगा जिग्गा में 9, जिग्गा में 9, जिग्गा में 9। उम्मीद रखते हैं यही चीज को आप दोबारा सुनिए और इसको याद कीजिए, खुद से लिखना है, खुद से लिखना है। आइए माइनस वाले में आते हैं। तो देखिए, देसी, 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 सेंटी, देसी, सेंटी, मिली। पहले 3 गो के पढ़ो, देसी, सेंटी, मिली, देसी, सेंटी, मिली, देसी, सेंटी, मिली। जैसे उन्हें क्या था, डेका हेक्टा किलो, उसी प्रकार इधर देसी, सेंटी, मिली। माइनस वाला में देसी, सेंटी, मिली, देसी, सेंटी, मिली। उसके बाद माइक्रो, माइक्रो,
माइक्रो, छो में, नैनो, नो में, नाइन नाइन नाइन, नाइनो, नो में, पिक्को, 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 तो माइक्रो, नैनो, पिक्को, फेमटो, माइक्रो, नैनो, पिक्को, फेमटो, एंटो, एटो, फेमटो, एटो, माइक्रो, नैनो, पिक्को, फेमटो, एटो, माइक्रो, नैनो, पिक्को, माइक्रो, नैनो, पिक्को, फेमटो, एटो। देखिए फिर से, कहां से, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी में 10 पर पावर -1, सेंटी में 10 पर पावर -2, मिली में 10 पर पावर -3, उसमें माइक्रो में 10 पर पावर -6, नैनो में 10 पर पावर -9, तो इधर क्या हो गया, माइक्रो, नैनो, पिक्को में 12, पिक्को में कितना हो गया 12, फेमटो में 15, और उसके बाद एटो में 18, और दूगो जो नया है उसको जेप्टो, ऑक्टो, जेप्टो, जपते रहो 21 बार, 21 बार जपतो, स्वाहा, जपो, जेप्टो, उसके बाद योकटो, योकटो, जैसे इन्हें ओटा था तो इन्हें भी यही है, तो यो आधा का और टो है, योकटो, समझ रहे हो ना। 10 पर पावर 24 को योटा कह रहे हैं, और 10 पर पावर -24 भी या से ही है, और बीच में आधा का है, योकटो, योकटो, और इसको जेप्टो, जेप्टो, क्योंकि नीचे इधर लास्ट में टो है, टो, जैसे यहां देख सकते हैं सब में टो लगा हुआ है, भी दिमाग में बैठा सकते हो तुम, ठीक है, याद हो गया। फिर से बोलते हैं, डेसी, पहले इधर वाला प्लस वाला, डेका, कौन बोलेंगे, डेका, हेक्टो, किलो, जिग्गा, मिग्गा, टेरा, पीटा, एक्जा, एटो, जेटो, योटो, जेटो, योटो, उस प्रकार इधर डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिक्को, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, जेप्टो, योक्टो, ये इस प्रकार, ठीक है। और इसके बाद, अब इसके बाद क्या देता है, इसके बाद क्या दिया हुआ, बीमा, जो कि हम कल स्पेशल बीमा पढ़ेंगे, ठीक है। और ये नहीं कि बीमा पढ़ के रुक भी जाएंगे, अगर ऐसा लगेगा कि बीमा के बाद भी और कुछ भी चलना है तो लगातार ये सीरीज लूसेंट संग्राम चलता रहेगा, तो अवश्य पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिए, और बहुत जल्दी आएंगे, लगातार आएंगे, और आप सब लोग अवश्य बताएं कैसा लगा ये हमारा लूसेंट संग्राम के क्लास, क्योंकि आपके इस कमेंट पे ही हमें ऊर्जा मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।